अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर 8वीं जमात साइंस के फसली पैदावार और उनके इंतज़ाम के जो बुनियादी तरीक़े हैं उसका कंटिन्यू चैप्टर 1 का। ओके, तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? मिट्टी की तैयारी, बुआई और इसके अलावा जो है खाद और फर्टिलाइज़र मिलाना हमने यहाँ पर अगले लास्ट वीडियो में जो है पूरा फुल एक्सप्लेन किया था। अब हम पढ़ेंगे आबपाशी, वीड खुदरू पौधों से हिफाजत, फसलों की कटाई और ज़ख़ीरा साजी। तो ये 4 टॉपिक्स बचे हैं। तो अब हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक्स की जानिब जाएंगे। ओके, एक एक स्टेप की जानिब जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आबपाशी क्या है। आबपाशी से मुराद मखसूस वक्फे से फसल को पानी देना। ओके, मुख्तलिफ वक्फ़ों से जो है फसलों को पानी देने का अमल क्या कहलाता है? आबपाशी कहलाता है। आबपाशी का वक्त जो है अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। मतलब कुछ फसलें ज़्यादा पानी चाहिए होती हैं, कुछ फसलों को कुछ फसलों को जो है कम पानी चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है कि कितना पानी दिया जाए। गर्मी के मौसम में जो है पानी देने की शरह निस्बतन ज़्यादा होती है, तो क्योंकि जो है पानी जो है मिट्टी में क्या है, नमी नहीं होती है ना, आबी बुखारा तब पानी की तबखीर की वजह से जो है मिट्टी सूखी हो जाती है एकदम से। तो गर्मियों में पौधों को जो है ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आबपाशी के ज़राए क्या हैं? आबपाशी के ज़राए हैं कुएँ, ट्यूबवेल, तालाब, झीलें, दरिया, बांध और नहरें। ये क्या है? आबपाशी के ज़राए हैं। ओके, तो इसके अलावा आबपाशी के ज़राए अभी नॉर्मली जो है ज़्यादातर कुएँ और ट्यूबवेल से पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तालाब और झीलें, दरिया, बांध वगैरह का इस्तेमाल उन जगहों पे होता है जहाँ पर पानी आसानी से फ्राहम हो। ओके, तो ये हो गया आबपाशी के ज़राए, पानी के ज़राए नॉर्मली हम कह सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आबपाशी के रिवायती तरीक़े और आबपाशी के रिवायती तरीक़े और आबपाशी के जदीद तरीक़े। ओके, तो रिवायती तरीक़ों में क्या क्या है? मोट, ओके, चेन पंप, ढेकली और रियट। ये 4 तरीक़े हैं मुख्तलिफ आबपाशी के रिवायती तरीक़ों में आते हैं। कुओं और झीलों और नहरों में दस्तियाब पानी को जो है खेतों में पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े दरकार होते हैं। ओके, तो ये मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। मोट यानी चरखी निज़ाम, जिसमें चरखी होती है। ओके, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कुएं में जो है एक चरखी लगी हुई है और उस चरखी की वजह से जो है पानी, मतलब एक जो है कंटिन्यू पानी उससे खींचा जाता है और यहाँ पर नहरों में छोड़ा जाता है। ये नहरें पूरा खेतों तक पानी ले जाती हैं। ओके, तो ये हो गया मोट। ओके, मोट यानी चरखी निज़ाम का तरीक़ा। नेक्स्ट जो है सेकंड क्या है? चेन पंप। चेन पंप ये क्या है? तो इसमें जो है पंप में जो है मतलब पंप और एक व्हील लगा होता है और उसमें जो है चेन के ज़रिए पानी खींचा जाता है। चेन फिक्स होता है उसमें, वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम में जो है पानी देखो इस तरह बकेट या बाल्टी के ज़रिए जो है पानी उसको बकेट या बाल्टी उसको चेन के ज़रिए फिक्स की जाती है। ये जो व्हील है, चक्कर है, तो उसके बाद जो है ये नीचे की तरफ जब जाएगा पानी लेकर ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद इस तरह से पानी यहाँ गिरकर आगे पहुँच सकता है और खेतों को सैराब कर सकता है। तो ये हो गया चेन पंप। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है? ढेकली। ढेकली निज़ाम जो है आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी एक जो है मतलब दरख्त, या यहाँ पर जो दरख्त दिखाया गया है ना, दरख्त का तना या कोई और ऐसे पोल या खंबा लगाया जाता है, उसके ऊपर जो है इस तरह से बड़ा सा एक शहतीर लकड़ी का लगाया जाता है, बीम ऑफ वुडन बीम, और उसके एक साइड में स्टोन लगा होता है और दूसरे साइड में बकेट होता है। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली जो है पानी निकाला जाता है कुएं से और उसके बाद जो है जब पानी ऊपर आता है तो किसान जो है उसको बकेट को निकाल कर बकेट एक्सचेंज करके
खेतों को सैराब कर सकता है। ओके, यह है ढेकली निज़ाम। इसके बाद जो है अगला निज़ाम क्या है, रिहट। ओके, ये रिहट का निज़ाम क्या है, इसमें जो है बेल जो है इसके एक यहाँ पर जो देखिए एक खंबा है और उसके अतराफ जो है एक लकड़ी का शहतीर है। शहतीर को जो है बेल के कंधे पर बांधा जाता है। जब जब ये बेल जो है घूमता जाता है ना, जैसे जैसे ये बेल घूमता जाता है क्या होता है, यहाँ पर ये जो अंदर से जो कनेक्शन है ना, यहाँ पर ये व्हील से अंदर जो कनेक्शन है, वो व्हील से कनेक्शन होने की वजह से जब जब ये बेल घूमता है और वो व्हील भी घूमता जाता है, इस तरह से जितने भी बकेट उसके अतराफ बांधे गए हैं वो सारे बकेट्स जो है पानी ले लेकर ऊपर की तरफ आते हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर आते हैं पानी खुद ब खुद गिरने लगता है और आगे की तरफ नहरों में जाने लगता है। मतलब एक नहर सी बनाई जाती है ना, तो उस नहर में गिरने लगता है पानी और आगे खेतों को सैराब करता है। जब इससे मतलब इसमें जो है बेल उस खंबे के अतराफ जो है गोल गोल घूमता जाता है। ओके, तो ये है आबपाची के रिवायती तरीक़े यानी पुराने तरीक़े। यहाँ पर जो है कोई पेट्रोल वगैरह का निज़ाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत है, या तो किसानों की या तो जानवरों की मेहनत होती है। ओके, इसके बाद जो है आबपाशी के जदीद तरीक़े हम देखेंगे, छिड़काव निज़ाम और ड्रिप निज़ाम। तो ये छिड़काव निज़ाम और ड्रिप निज़ाम में जो है ये जदीद तरीक़े हैं ना, तो इसमें जो है पंप वगैरह चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए जो है डीजल, बायोगैस, बिजली या फिर शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हम देखेंगे कि छिड़काव निज़ाम में क्या होता है। तो छिड़काव निज़ाम क्या है, इसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं। इरिगेशन यानी आबपाशी। ओके, तो स्प्रिंकलर निज़ाम या फिर छिड़काव निज़ाम में क्या होता है, ऐसी ये जो है उमूदी पाइप होते हैं। सबसे पहले मोटर के ज़रिए पानी खींचा जाता है पाइप के ज़रिए, और उसके बाद जो है आप तस्वीर देखिए, ये पाइपों से पानी होता हुआ जो है उमूदी पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं। ये नोज़ल्स जो है क्या होते हैं, एक मुकर्ररा फासलों पर जो बड़ा पाइप है ना, जो मेन पाइप है, ख़ास पाइप, उससे मुंसलिक होते हैं और एक एक मुकर्ररा फासलों पर जो है उसको दूर 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 कनेक्ट किया जाता है। जब ये नोज़ल्स घूमते हैं तो पानी जो है अतराफ अतराफ गिरने लगता है फव्वारे की तरह। ओके, तो पहले क्या किया जाता है, मोटर के ज़रिए पानी खींचा जाता है ऊपर कुएं से। उसके बाद जो है मोटर जो मेन पाइप में जब पानी आता है तो मेन पाइप जो है ये तमाम उमूदी पाइपों से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो जब पानी छोड़ा जाता है तो ये ऊपर घूमने वाले नोज़ल्स के ज़रिए पानी हर तरफ स्प्रिंकल होता जाता है, छिड़काव होता जाता है पानी की। ओके, पूरा 360 डिग्री में घूमता रहता है ये। ओके, तो इस निज़ाम को जो है छिड़काव निज़ाम कहते हैं। जिस तरह से बारिश का पानी छिड़काव होता है ना, जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, तो उसी तरह से जो है यहाँ पर छिड़काव निज़ाम में इरिगेशन या आबपाशी हो जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी या रेतीली मिट्टी के लिए ये निज़ाम जो है बहुत मुफीद है, और ऐसे मतलब ये उन जगहों के लिए मुफीद है जहाँ पर ज़मीन हमवार नहीं होती है और पानी की जो है किल्लत होती है, पानी की कमी होती है। ओके, तो ये एक बेहतरीन निज़ाम है, पानी की कम इस्तेमाल होता है इसमें, और जो है पानी ज़ाया भी नहीं होता। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ड्रिप निज़ाम। ड्रिप सिस्टम या फिर ड्रिप निज़ाम जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जड़ों को पहुंचाने का निज़ाम है। तो ये ड्रिप जो है निकला ही है ड्रॉप से। ओके, इस निज़ाम में पानी जो है बूंद बूंद करके यानी ड्रॉप ड्रॉप या बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ड्रिप निज़ाम कहा जाता है। फलदार पौधों, बागीचों और दरख्त को पानी देने का ये सबसे अच्छा तरीक़ा है, डायरेक्ट जो है जड़ों में थोड़ा थोड़ा करके गिर जाना। ओके, तो इससे जो है पौधों को बूंद बूंद पानी हासिल हो जाता है। इस तरीके में पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है। पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए तो ये तरीक़ा जो है एक किसी नेमत से कम नहीं होता। तो ये हो गया हमारा
आबपाशी का। ओके, क्लियर है ना? मखसूस वक्फे से फसलों को पानी देना क्या है? आबपाशी, और उसके कुछ रिवायती तरीके हैं और कुछ के उसके जदीद तरीके भी हैं। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर इतना ही है आबपाशी के बारे में। तो आगे क्या है? खुरपतवार, वीड या खुदरू पौधों से हिफाजत करना, फसल की हिफाजत करना। ओके, ये खुरपतवार, वीड या खुदरू पौधे वही हैं, वीड ही हैं, उनको कभी खुरपतवार भी कहते हैं और खुदरू पौधे भी कहा जाता है। ओके, तो क्या है, हम जानते हैं ना खेतों में जो है बहुत सारे गैर ज़रूरी पौधे कुदरती तौर पर उगाते हैं। तो ऐसे खेत में उगाने वाले गैर ज़रूरी पौधे जो कुदरती तौर पर उगाया आते हैं यहाँ पर, तो उग आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। और इन गैर ज़रूरी पौधों को हटाने का काम जो है वीडिंग कहलाता है। ओके, वीडिंग कहलाता है। ओके, तो वीडिंग के तरीके क्या है? खेत जोतना, हाथ से उखाड़ना या फिर वीडमार दवा का इस्तेमाल करना। ओके, तो खेत जोतना, मुख्तलिफ किसान जो है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ये करते हैं, वीड को उखाड़ा जाता है। ये वीड को उखाड़ा क्यों जाता है? ये वीडिंग क्यों की जाती है? या फिर ये पौधों को, गैर ज़रूरी पौधों को हटाया क्यों जाता है? ये एक सवाल आपके जहन में आ सकता है ना? तो ये क्या है कि खुरपतवार यानी जो भी खुदरू पौधे, गैर ज़रूरी पौधे हैं ना, ये क्या करते हैं? पानी, मुग़ज़ियात, जगह और रोशनी के लिए जो हमारी फसल के पौधे हैं, उन फसलों से जो है, फसली पौधों के साथ जो है मुकाबला आराई करते हैं, और इस तरह जो है पौधों की नमो मुतासिर हो जाती है। जो ग़िज़ा, जो मुग़ज़िया, जो पानी, जो नमी या फिर जो जगह और रोशनी ज़ियाई तालीफ के लिए चाहिए, वो हमारी फसली पौधों को चाहिए होती है, वो वीड जो है हासिल कर लेते हैं। इस तरह से जो है फसली पौधे मुतासिर हो जाते हैं। इस वजह से क्या है, इस रुकावट को दूर करने के लिए खुरपतवार या फिर वीड को हटाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जो है ये वीड इंसान और जानवरों के लिए जहरीली भी साबित हो सकते हैं। ओके, तो किसान खुरपतवार को हटाने और उनकी नमू पर काबू पाने के लिए मुताद्दिद तरीक़े इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ पर मैंने देखो, खेत जोतना, हाथों से उखाड़ना या फिर वीडमार का इस्तेमाल। तो कभी कभी किसान क्या करते हैं, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से पहले जो है खेत जोतते हैं ना, मिट्टी की तैयारी के दौरान आपने पढ़ा है ना कि खेत की जुताई किस तरह से की जाती है, हल के ज़रिए। तो ये प्लाउइंग या हल चलाना, तो उसके ज़रिए जो है पूरे जो भी खुरपतवार वग़ैरह जितने भी मौजूद हैं उन्हें जड़ों से उखाड़ा जाता है, और ये जो है खुरपतवार सूख कर मिट्टी में मिल जाते हैं, मर जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वीडिंग के लिए, कि जो भी वीड हैं, खुरपतवार हैं, उनके ऊपर जो है फूल या बीज आने से पहले ही इनको हटा देना चाहिए, वरना क्या होता है कि वो अपनी बुनियादें छोड़ कर जाएंगे। अगर हम उसको हटाएंगे भी तो क्या हो जाएगा, वो बीज नीचे गिर जाएगा और आगे जो है वो पौधे फिर से उग आने के लिए रेडी रहते हैं, है ना? तो इस वजह से उनको पहले हटाने का सबसे अच्छा वक्त क्या है उनको, कि उनके ऊपर फूल या बीज आने से पहले उनको हटाया जाए। ओके, खुरपतवार को हाथों के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन जो है किसान भी जड़ों समेत खींच कर जो है उखाड़ते हैं, और ज़मीन के नज़दीक से उन्हें काट कर भी अलहदा किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले खेत को जोतने के दौरान किया जाता है ना, तो हाथों से उखाड़ना या फिर खुरपी के ज़रिए ये काम किया जाता है। ओके, या फिर कभी कभी जो है सीड ड्रिल या जो बीज ड्रिल हमारी मशीन है ना, सोइंग की, बुआई की, तो उसके ज़रिए भी खुरपतवार को उखाड़ा जाता है। इसके अलावा वीड मार का इस्तेमाल या फिर कुछ ऐसी कीमियाई अशिया का इस्तेमाल जिसको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। ओके, तो ऐसे मखसूस कीमियाई अशिया का इस्तेमाल करके भी वीड या खुरपतवार पर काबू पाया जाता है। ओके, तो खेतों में खुरपतवार को ख़त्म करने के लिए ऐसी दवाओं को जो है छिड़काव किया जाता है। ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये वीड को मार देते हैं। वीड मार को जो है हस्बे ज़रूरत पानी में मिलाकर उसको डाइल्यूट किया जाता है और स्प्रेयर के ज़रिए उसको स्प्रे किया जाता है। ये देखिए तस्वीर में किसान जो है वीड मार का छिड़काव कर रहा है। ओके, लेकिन जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं ना
कि खरपतवार को फूल खिलने या बीज बनने से पहले उखाड़ना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि ये वीड मार दवा का इस्तेमाल जो है अक्सर किसानों की सेहत को भी मुतासिर कर सकता है, कि लिहाजा किसान को चाहिए कि ऐसी कीमियाई अशिया का इस्तेमाल कम करे या फिर एहतियात के साथ करे। छिड़काव करते वक्त जो है अपने मुंह वगैरह को मास्क से ढांक ले या फिर किसी कपड़े से ढांक ले। ओके, तो ये एहतियात करना ज़रूरी है। इसके बाद जो है अगला स्टेप है फसलों की कटाई। ओके, फसलों की कटाई एक बहुत अहम काम है। नॉर्मली क्या है, फसलों को पकने में क्या है तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। आमतौर पर फसल को पकने में इतना वक्त लग जाता है। ओके, तो फसल की कटाई क्या है, फसल की कटाई यानी पकी हुई फसलों को हाथों या मशीनों के ज़रिए काटना। ओके, इसको फसल की कटाई या फिर हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। कटाई के दौरान फसलों को जो है या तो जड़ों से या तो जो है पौधों को उखाड़ कर निकाला जाता है या फिर जो है जड़ों के नज़दीक जो है उसको काटा जाता है। ओके, ये फर्स्ट नॉर्मली ये किया जाता है, या फिर कभी कभी जो है दरांती या हाथों से ये काम जो है मतलब उखाड़ने का और जड़ों के नज़दीक से काटने का अमल या तो दरांती के ज़रिए होता है, हाथों से होता है, या फिर मशीन के ज़रिए होता है। उस मशीन को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर कहा जाता है। ओके, ये देखिए तस्वीर में ये कंबाइन नामी मशीन है। कंबाइन जो है क्या है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों मिलकर होते हैं इसमें। इस मशीन का नाम कंबाइन है क्योंकि ये हार्वेस्ट भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है। तो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों को मिलाकर ये मशीन बनी है कंबाइन। हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों को मिलाकर ये मशीन बनी है कंबाइन। तो कटी हुई फसल को जो है अनाज से अलहदा करने का काम जो है थ्रेशिंग कहा जाता है इसको। ओके, तो ये थ्रेशिंग फसलों की कटाई में ये सारे स्टेप्स आते हैं। ओके, कटी हुई फसलों को काटना सबसे पहले, या फिर जड़ों से उखाड़ना दरांती की मदद से, हाथों से, या फिर मशीन के ज़रिए। ये मशीन क्या कहलाती है, हार्वेस्टर और थ्रेशर टुगेदर इसको क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं। और ये कंबाइन जो है ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए थ्रेशिंग भी की जाती है। थ्रेशिंग करना मतलब कटी हुई फसल से जो है अनाज को अलहदा करना, दानों से भूसे को अलहदा करना। ओके, तो ये हो गया फसलों की कटाई। इसके बाद जो है हमारा लास्ट स्टेप ज़ख़ीरा साजी या फिर ज़ख़ीरा कारी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि किसानों को नमी, हशरात, चूहों और खुर्द अज़वियों से जो है अनाज की हिफाजत करना मकसूद होता है। ओके, अनाज को किससे किससे महफूज रखना है, नमी से, हशरात से, चूहों से और खुर्द अज़वियों से महफूज रखना है ज़ख़ीरा कारी के दौरान। ओके, ताकि मतलब ये ज़्यादा अरसे तक जो है अच्छी हालत में फसल को ज़ख़ीरा किया जा सके। तो अनाज को ज़ख़ीरा करने में किसमें किया जाता है, जूट के बोरों में किया जाता है, धात के बड़े बर्तनों में, या फिर ज़ख़ीरा के सिलोस होते हैं। ओके, बड़े बड़े बर्तन। ओके, या फिर ज़ख़ीरा घरों में ज़ख़ीरा किया जाता है। तो ये ज़ख़ीराकारी में क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। ताज़ा फसल में हम जानते हैं ना कि नॉर्मली जो है नमी ज़्यादा होती है। अगर ताज़ा कटी हुई फसल के दानों को जो है बग़ैर सुखाए हुए स्टोर में वैसे ही रखा जाए तो इनमें ख़राब होने का या फिर खुर्द अज़वियों के हमलों का जो है ज़्यादा चांस रहता है, ज़्यादा ख़तरा रहता है। ऐसा होने पर जो है बीजों में जो है बीजों के जो है जमने की सलाहियत भी कम हो जाती है। यानी जो है इसमें ज़ख़ीरा साजी के दौरान या फिर ज़ख़ीराकारी से पहले जो है दानों को सुखाना बेहद ज़रूरी है ताकि उनकी नमी की मक़दार में कमी आ जाए। और अगर नमी बाकी रहेगी तो वो बीज जो है एक दूसरे से मिल के चिपक जाएंगे और इस तरह से घिन, हशरात या बैक्टीरिया, फफूंद के हमले हो जाएंगे और जो है हमारा अनाज ख़राब हो सकता है। तो दानों को जो है हशरात, घिन, बैक्टीरिया, फफूंद या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, खुर्द अज़वियों के हमलों से महफूज रखने के लिए सबसे पहले इसको सुखाना ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट जो है किसान जो है अनाज का ज़ख़ीरा जूट के बोरों में या फिर दाँत के बड़े बड़े बर्तनों में, बिन्स कहते हैं उसको, बिन्स में करते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो है बड़े सिलोज, ये देखिए बड़े बड़े सिलोज हैं, या फिर ग्रैनरीज या ज़ख़ीरा घर में करते हैं। ओके, और अनाज को जो है चूहों से और
हशरात से महफूज रखने के लिए उस पर जो है कभी कभी नीम की खुश्क पत्तियाँ छिड़की जाती हैं या फिर केमिकल का स्प्रे किया जाता है। ओके, तो ये तरीक़े हैं अनाज को महफूज रखने के। तो उसके बाद जो है अनाज, इतने सारे स्टेप्स के बाद अनाज जो है मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद जो है बाद में उसको होलसेलर से रिटेलर तक जाता है, उसके पैकेट्स वगैरह बनते हैं। बाद में उसको जो है मार्केटिंग उसकी की जाती है। मार्केटिंग में उसका जो है प्राइस वगैरह पूरा डिसाइड किया जाता है। और उसके अलावा लास्ट फाइनली क्या होता है, वो पैसे देकर आप ख़रीद सकते हो। ख़रीदने के बाद आप घर लाकर उसको पकाकर खा सकते हो, है ना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और ऐसे ही हमको सिर्फ पैसे देने से अनाज नहीं मिलता, बल्कि इसके पीछे जो है किसानों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो हमको चाहिए कि हम किसानों का भी शुक्रिया अदा करें, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर फिनिश होता है। तो आगे हम इसका जो है कंटिन्यू थोड़ा सा एक टॉपिक अगले क्लासेस में आप पढ़ोगे मवेशी पालन के बारे में। ये मवेशी पालन क्या है कि हम जो है जानवरों को जो है, पौधों और जानवरों को जो है टुगेदर एक साथ जो है पाला जाना। तो ग़िज़ा को जो है जानवरों से भी हासिल किया जाता है, जैसे कि दूध, अंडे वगैरह। तो इस काम के लिए जानवरों को पाला जाता है। तो ये जानवरों को पालना क्या है, मवेशी पालन कहलाता है। तो अक्सर किसान जो है ये साइड बिजनेस की तरह जो है मवेशी पालन को भी साथ साथ चलाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर फिनिश हुआ। तो आगे देखेंगे इंशाल्लाह हम आपके लिए नया वीडियो, नया चैप्टर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। देखते रहिए ग्रीन क्रिस्टल अगले वीडियोस के लिए।